नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे मेहमान हैं गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी। रेड्डी जी नमस्कार और स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करते हैं। भारत लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ चल रहा है। अनलॉक फेज 1 जो है अब वो खत्म होने को आया है। किस तरह की रही एग्जिट स्ट्रैटेजी? दुनिया में सबसे पहले कोविड के विषय पर कदम उठाने वाले कोई देश है वो भारत है, क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन चाइना के बाद इस भारत में है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और तिकड़ पॉपुलेशन रहते हैं अलग अलग जगह। बॉम्बे जैसा धारावी एक स्लम में 10 लाख लोग रहते हैं। इधर जितना प्रिकॉशन लिए तो उतना अच्छा है, ऐसा भारत सरकार पहले से ही तय करके लॉकडाउन का जनता को मोटिवेट करके लॉकडाउन का घोषणा किया है। 31 लॉकडाउन का समाप्त होने वाला है। वो भी कंटेनमेंट जोन में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। दूसरे एरिया में तो लॉकडाउन हर कार्यक्रम, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, कमर्शियल हो, सब कुछ काम चल रहे हैं एक्सेप्ट कंटेनमेंट जोन में। 31 के बाद हर स्टेट अपना अपना स्टेट में जो स्टेट लेवल में जो भी लॉकडाउन लगाना, कंटेनमेंट जोन लगाना, कौन सा स्ट्रिक्ट करना, कौन सा फ्री करना, स्टेट गवर्नमेंट को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करने वाले हैं, उनके लेवल पे लॉकडाउन के विषय पर सोच सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार एक निर्णय लेने के बाद उसको कम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा करने का और स्ट्रिक्ट करने का अधिकार केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को है। इसलिए वो अनलॉक पे क्या क्या करना है, कैसा करना है, क्योंकि अनलॉक के विषय पर भी भारत सरकार सभी गवर्नमेंट्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे। मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री स्वयं बातचीत किया है। हमारा होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी स्वयं बातचीत किए हैं। पूरा मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर्स, हर जिला कलेक्टर, हर जिले के पुलिस सुपरडेंट से बात करने का भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री दिया है। लगातार 2-3 दिन को एक बार हम बात करके आदरणीय प्रधानमंत्री को हमारा जितने भी 20 जिले हैं, 20 जिला का रिपोर्ट हम देते रहते हैं। ऐसा कोविड के विषय पर जिला से लेकर मुख्यमंत्री तक, राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्षी नेताओं के साथ, पार्टी अध्यक्षों के साथ, जो CII, फिक्की जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी लगातार बातचीत करते हुए हम कोरोना के विषय पर निर्णय ले रहे हैं। लगातार स्टेक होल्डर से बात हो रही है। आपने इकोनॉमी की बात कही, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कही, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, अगर हम सुन रहे हैं जैसे हैदराबाद में फिर से लॉकडाउन लगेगा या फिर महाराष्ट्र ने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया, तो एक वो कोहेसिव अप्रोच किस तरफ से आएगा? ये कोविड का महामारी पहला एक्सपीरियंस अपने को नहीं है, भारत को ना दुनिया को है। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री भी जो हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे है, हम बहुत डेवलप्ड कंट्री है इन ऑल एंगल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। ऐसे देश भी आज दुनिया में क्या स्थिति है आप सब लोगों को मालूम है। फिर भी भारत अच्छी स्थिति में है। पॉजिटिव केसेस बढ़ने के बाद भी कैजुअलिटी में बहुत कम है। अभी मेरे पास अलग अलग आंकड़ा भी है, मैं बता सकता हूँ, मगर भारत में कोई अभी भी इकोनॉमिक स्थिति में थोड़ा गंभीर है। मैं मानता हूँ आपके बात, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का इच्छा था $5 ट्रिलियन इकानमी लाने के लिए, मगर जो पूरा प्लान भी किया है भारत सरकार, $5 ट्रिलियन अचीवमेंट करने का अलग अलग एक्शन प्लान भी तैयार किया है। मगर इसी समय पे दुनिया के साथ साथ भारत भी शिकारी बन गए कोरोना का। उसके कारण से थोड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस भी है। इसमें भी कुछ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए।
जब भी ऐसे गंभीर समस्या भारत में आते वक्त जब भी हम सब एकजुट होकर ऐसे समस्याओं को सामना करने के लिए नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर अलग अलग एक एक्शन प्लान देकर, एक रिफॉर्म्स लाकर, अलग अलग एजेंडा देश के सामने, हर व्यक्ति के सामने, हर समाज के सामने खड़ा करके इस कोरोना से लड़ते हुए देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते में ले जाने के लिए फिर भी हमारा प्रयास जारी है। सर, दिल्ली की बात करते हैं। लगातार जो गृह मंत्रालय है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्लोज कोऑर्डिनेशन में है दिल्ली सरकार के साथ। अब सेकंड वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट हो चुका है, 80,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं। किस तरह से आगे इसकी रोकथाम होगी? आप सब लोगों को मालूम है, दिल्ली में आपका सरकार है। हम पहले तो उनके कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। जब पहला मीटिंग जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के सिसोदिया जी एक स्टेटमेंट दिया है, जुलाई में 5 लाख तक पॉजिटिव केसेस बढ़ेगा, ऐसा एक स्टेटमेंट देने से दिल्ली की जनता घबरा गए। हम भी यूनियन टेरिटरी के नाते आदरणीय होम मंत्री जी उसी विषय पर सीरियस लिया है। आदरणीय मोदी जी के आदेश पर गृह मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाया दिल्ली सरकार के ऑफिशियल्स के साथ, केंद्र सरकार के ऑफिशियल के साथ, दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग बुलाया। उसके बाद दिल्ली के ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाया। केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री की ICMR के साथ मीटिंग किया है। लगातार मीटिंग करते हुए दिल्ली में जो बढ़ते हुए केसेस देखने के लिए केंद्र सरकार भी पूरे एक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा एक निर्णय लेकर काम शुरू हुए हैं। लगातार अमित शाह जी मीटिंग करते हुए पहले लगभग 350 डेड बॉडीज़ था, उसको क्लियर किया है, वो भी ना कर पाए सरकार। हम दिल्ली सरकार से बातचीत करके हमारे केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री को इन्वॉल्व करके उस डेड बॉडीज़ को उसके रिलीजियस के साथ साथ उसको रेस्पेक्टेड नाते उसका क्रिमिनेशन करने के लिए निर्णय किया है। उसके बाद टेस्टिंग बहुत कम था, टेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का, बुद्धिजीवियों का डिमांड था दिल्ली के। जब भी मीटिंग बुलाए हम ऑल पार्टी मीटिंग में भी वही डिमांड आए थे, दिल्ली में टेस्टिंग ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम दिल्ली में 20 लाख टेस्टिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर लगभग 163 सेंटर्स में टेस्टिंग का काम 15 तारीख से, ये महीना 15 तारीख से शुरू किया है। ये भी स्पीड चल रहे और अभी दिल्ली में 9 लाख बेड्स है। ये 5 लाख का बात किया मुख्यमंत्री जी, 9 लाख बेड्स किधर मुश्किल होता है। ये देखते हुए केंद्र सरकार, अभी हम राधा सत्संग के जो बहुत बड़ा 265 एकर्स का लैंड है, उस लैंड में बहुत बड़ा शेड था, इसको लेकर हम 10,000 बेड का, दुनिया के सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल दुनिया में, ये दिल्ली में हम उसका निर्माण करने के लिए प्रयास किया है। अभी मेरे ख्याल से लगभग 80% काम शुरू हो गया। राधा सत्संग के द्वारा, जिंदाल के द्वारा, अलग अलग लोगों से हेल्प लेकर वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं। पूरा हमारा पैरामिलिट्री का ITBP है, उनका लगभग 1000 डॉक्टर्स उसमें काम करेंगे। लगभग 3000 वर्कर्स पैरामेडिकल, हमारा 2000 ITBP का और अनदर 1000 अनदर पैरामेडिकल स्टाफ का, पैरामेडिकल पैरामिलिट्री मिलकर ये हॉस्पिटल चलाएंगे। दिल्ली सरकार में इसमें भागीदार होंगे। न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी सहयोग होगा। एक बड़ा हॉस्पिटल रेलवे डिपार्टमेंट के तरफ से भी हेल्प लिया है। जितने भी बेडशीट्स, 30,000 बेडशीट्स उनके तरफ से लिया है, पिलो कवर्स लिया है, स्लीप वेल कंपनी का उनके तरफ से बेड्स लाए हैं। ऐसा अलग अलग NGO से हेल्प लेकर ये हॉस्पिटल प्रारंभ करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ये काम शुरू होगा, पूरा कंप्लीट होगा, पेशेंट्स भी एडमिशन शुरू होगा। उसके साथ साथ और एक हॉस्पिटल DRDO के साथ मिलकर और एक हॉस्पिटल, एक सुपर स्पेशलिटी कोविड का एक हॉस्पिटल खोल रहे।
उसमें 1000 बेड्स कंटोनमेंट में खोल रहे, DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा होगा वो। उसको लिए टाटा का फाइनेंस करे, टाटा ने जो CSR फंड्स के द्वारा इस हॉस्पिटल खोल रहे। उसमें जितने भी 100 बेड्स है, 100 बेड्स को ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ लगाने वाले हैं। इस 100 बेड्स में ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ के साथ साथ लगभग 250 वेंटिलेटर्स का भी व्यवस्था कर रहे हैं एक ही जगह पे। ऐसा भारत में 250 वेंटिलेटर्स एक ही जगह में किधर भी नहीं है, ये व्यवस्था करें, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी के नाते हमारा भी जिम्मेदारी बनता है। इसलिए महाराष्ट्र के बाद यूटी, जो दिल्ली में ज़्यादा केसेस, पॉजिटिव केसेस आ रहे, इसी दृष्टिकोण देखते हुए दिल्ली में भारत सरकार सभी हमारे स्टेक होल्डर से मिलकर एक काम शुरू किया है। मेरे ख्याल से भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ इस हॉस्पिटल का काम ना पड़े, इतने पेशेंट्स ना हो, इतना पॉजिटिव केसेस ना हो। फिर भी जो भी होगा हम तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पूरा पॉजिटिव केसेस आने के बाद जब हॉस्पिटल के लिए ढूंढे तो मुश्किल होता है। इसलिए भी पूरा पहले से तैयार करें। मगर मेरे को पूरा विश्वास है ये हॉस्पिटल का पूरा उपयोग ना हो, ऐसा मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। सर, एक बड़ा चैलेंज जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए सामने आ रहा है, क्या रोड मैप होगा आगे, किस तरह से, क्योंकि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं, खासकर जो डॉक्टर्स, जो फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज। अभी 5 मिनट पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन आया, आंध्र प्रदेश में एलूर में एक मेडिको का अभी वो कोरोना में काम करते करते वो शहीद हो गए। ऐसा देश भर में डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल हो, इवन पुलिस, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का भी, हमारा BSF का लगभग 1000 लोग उसमें पॉजिटिव केसेस है। CRPF में ऐसी है, दिल्ली पुलिस में ऐसी है, महाराष्ट्र पुलिस में ऐसी है, तेलंगाना पुलिस में भी ऐसी, अलग अलग जगह, उत्तर प्रदेश में भी है। एक कोरोना वॉरियर्स का भी कोई रास्ता नहीं है, एक ही है, जितने भी प्रिकॉशनरी लेना चाहिए। सिर्फ मैं अकेला प्रिकॉशन लेने थे नहीं, जो अभी स्टूडियो में इस मेरा घर में जितने भी लोग हैं सभी लोग लेना पड़ेगा। सभी लोग ले तो आप सेफ रहेगा, मैं भी सेफ रहूँगा। मगर मैं अकेला प्रिकॉशन लेने से, दूसरे लोग अगर प्रिकॉशनरी नहीं लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोरोना का प्रॉब्लम है। ये कोरोना के लिए कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोरोना के लिए खुद डॉक्टर बनना चाहिए। हर व्यक्ति कोरोना के लड़ने के लिए हर व्यक्ति डॉक्टर बनना पड़ेगा। जैसा हम शर्ट पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति शर्ट पैंट के साथ साथ मास्क भी पहनना चाहिए। बिना शर्ट का बाहर नहीं निकल सकते अपन, बिना मास्क का बाहर नहीं निकलना। घर में भी बच्चे रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, हम बाहर घूमते रहते हैं, घर में आने के बाद मास्क नहीं निकालना। जो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, बुज़ुर्ग लोगों के साथ, खुद के घर में भी मास्क पहन के रखना चाहिए जो बाहर जाते हैं। वैसे ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइज़र साथ रखना चाहिए, खाते वक्त, पानी पीते वक्त भी प्रिकॉशन में लेना चाहिए। इसके सिवा, क्योंकि सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, इस कोरोना विषय आने के बाद सबसे पहले किसकी याद किए तो वो कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए, आशा वर्कर्स के लिए, आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए वो ध्यान दिया है। 50 लाख रुपए उनका इंश्योरेंस करवाया और उनके लिए दिवा जलाना, उनके लिए हमारा मिलिट्री के द्वारा उनके लिए एक अच्छे वातावरण में उनको काम करने के लिए मौका देना चाहिए, इसके लिए भी प्रयास किया है। सेरो सर्वे की बात की जाए, दिल्ली में हो रहा है, किस तरह से, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, कितना इम्पोर्टेंट? कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक ही है, कंटेनमेंट जोन्स ठीक तरीके से स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में जितने भी लोग हैं उसमें लोग में हर घर में जाकर टेस्ट करना चाहिए। और लोग भी जो भी होगा, इसमें मैं भी अभी बता चुका हूँ, जो भी होगा लोगों का सहयोग से होगा। बिना लोग सहयोग नहीं हो तो सरकार, आप, पब्लिसिटी, प्रचार कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों का दिल से, मन से इस कोरोना के खिलाफ लड़ने में भागीदार होना चाहिए।
वो लोग अगर भागीदारी ना हुआ, कोई सरकार, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपके द्वारा भारत के हर व्यक्ति से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, आप भी वॉरियर बनो। डॉक्टर हो, सिर्फ पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, पुलिस, ये लोग वॉरियर नहीं, हर व्यक्ति कोरोना के वॉरियर बनकर लड़ना चाहिए। जब भी भारत की इतने बड़ा देश में, क्योंकि अपने देश में अलग अलग रिलीजियस है, अलग अलग भाषा है, बहुत बड़ा देश है, लगभग 135 करोड़ का पॉपुलेशन है और तिकड़ पॉपुलेशन है। एक एक जगह, एक एक घर में 20 लोग 30 लोग रहते हैं, एक एक झोपड़ी में 10 लोग रहते हैं। ऐसा एक बड़ा विचित्र देश है अपना। ऐसा देश में लोग जागरूक रहना चाहिए, सब लोग एकजुट होना चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेकर कोरोना के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। जब भी अपन कोरोना को हराएंगे, भारत जिताएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, प्लाज्मा ट्रीटमेंट की बात करें, तो दिल्ली सरकार ने कहा है कि पहला ऐसा स्टेट होगा या पहले ऐसे यूटी है जहां पर प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। किस तरह से आप इस कदम को देखते हैं? ये प्लाज्मा ठीक है, एक जितने भी अलग अलग एंगल से कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे, ट्रीटमेंट दे रहे, उसमें वन पार्ट प्लाज्मा है। प्लाज्मा के पूरे लोगों को नहीं दे सकते, मास लोगों को इतना सिस्टम अपने पास नहीं है, वो ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, ब्लड नहीं मिल सकता है। ये बहुत एक जितना भी हो सकता है सीरियस पेशेंट्स को इसका एक उपयोग हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। मगर ये उसमें से पूरा इतने बड़ा देश में, इतने बड़ा एरिया में, क्योंकि दुनिया में भी अलग अलग देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये पॉसिबल नहीं है सिर्फ प्लाज्मा के साथ इसका ट्रीटमेंट हो। ये भी एक सुविधा है, ये भी एक एंगल है ट्रीटमेंट करने का। जी बिल्कुल। एक बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है वॉलंटियर्स की कमी का, होम मिनिस्ट्री ने और उसको एक्सपैंड किया है कि किस तरह से और वॉलंटियर्स लिए जाएंगे। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से? हम हर स्टेट के पुलिस को, हर जिला कलेक्टर को, एसपी को हम ऑलरेडी स्वयं बात किया है हमारा होम मिनिस्ट्री की तरफ से। हर देश के जितने भी कलेक्टर्स हैं, एसपी से बात किया है, उनके द्वारा लो अपील किया है जो वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, लड़का लड़की स्टूडेंट्स हो, उनका एक डाटा बेस बनाए हम। हर जिला कलेक्टर के पास डाटा बेस है, उस जिला कलेक्टरेट में कितने लोग वॉलंटियर्स आने वाले दिन में काम करने के लिए तैयार है, उसका डाटा बेस तैयार है। जब भी ज़रूरत पड़े वो लोगों को बुलाकर, ज़रूरत पड़े तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, 1-2 दिन का ट्रेनिंग देके कोरोना के खिलाफ कैसा लड़ना चाहिए, कैसे लोगों को सेवा करना चाहिए। हॉस्पिटल में जो भी इच्छा होगा उनको, हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं, रोड के अंदर काम कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में काम कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन में हेल्प कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग एक्टिविटी है, सिक्योरिटी के अंदर काम कर सकते हैं। जो भी वॉलंटियर्स काम करना चाहते हैं उसके लिए 1-2 दिन का ट्रेनिंग भी शुरू किया है कुछ जगह कलेक्टर्स, एसपी ने शुरू करके उनका डाटा तैयार करके रखे हैं। जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आप सही बोले हैं, अभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अभी वो थक गए, पुलिस भी थक गए। अभी आदरणीय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, हमारा पुलिस पूरा थक गए, इसलिए थोड़ा पैरामेडिकल दे दो। फिर हम पुलिस को थोड़ा रिलीफ देने के लिए पूरे बॉम्बे को हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, सब फोर्सेस को बॉम्बे को भिजा है, क्योंकि पुलिस भी 24 आवर्स कितने दिन काम करते हैं। पहले भी कुछ अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज़ था, लगातार फेस्टिवल होते रहते हैं, पुलिस 24 आवर्स काम करते रहते हैं। अभी भी घर का टेंशन है, खुद का टेंशन है, फिर भी डेडिकेशन के साथ मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, काम करते रहते हैं। इसके लिए थोड़ा उनको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, ये टेंशन में काम करने के लिए। इसके लिए थोड़ा वॉलंटियर का भी, जैसा आप सही पूछा है, वॉलंटियर का भी ज़रूरत है। वॉलंटियर्स भी जब भी ये अपना डॉक्टर्स थक गए, अपना पैरामेडिकल स्टाफ थक गए, जब वॉलंटियर्स का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे जिलों के कलेक्टरों से, एसपी से आपके द्वारा फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, ये एंगल पे फिर एक बार ध्यान देकर काम करना चाहिए। देश में नौजवान रेडी है, अभी भी काम करने को तैयार है, लाखों लोग काम करने को तैयार है। उनका पूरा थोड़ा प्रॉपर ट्रेनिंग देकर उनका पूरा यूटिलाइजेशन करना अपना जिम्मेदार होता है। एक तरफ लड़ाई हमारी कोरोना वायरस से है, दूसरी तरफ बड़ी लड़ाई है कि उससे जो स्टिग्मा अटैच्ड है, लेकिन तीसरी उससे भी बड़ी लड़ाई है जो फेक न्यूज़ है।
किस तरह से गृह मंत्रालय इंश्योर करेगा जो फेक न्यूज़ है उस पर अंकुश लगाया जा सके? हम थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रहे, क्योंकि जो फेक न्यूज़ के विषय पर सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया के द्वारा जो फेक न्यूज़ प्रचार करते हैं उसके लिए प्रयास करें। एवरीडे पूरे मिनिस्टर्स एक 2 पोस्टिंग मिनिमम करते हैं। 2 पोस्टिंग जो भी फेक न्यूज़ है हम आइडेंटिफाई करके और 2 पोस्टिंग हर दिन करते हैं। हर एसपी से, हर डीजीपी से लगातार बातचीत करते हैं। होम मिनिस्ट्री में सेपरेट सेल खोला गया, जो भी फेक न्यूज़ है उसका तुरंत आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके द्वारा कार्रवाई करना चाहिए, उस कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए, उसके ऊपर केसेस लगाना चाहिए और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो सोशल मीडिया का जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो कंपनी से लगातार बातचीत करके उसको निकालने के लिए ये भी प्रयास करें। लगातार संपर्क में उस कंपनी से होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम भी लगातार चल रहे हैं। जी रेड्डी जी, आप हमसे जुड़े, आपने ये हमसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू।